नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है सिटी सेंटर का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी हुआ है। सतना की प्रिया पाठक ने टॉप किया है। प्रिया पाठक ने नागौद का नाम रोशन किया है। प्रिया के पिता शासकीय स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं। प्रिया पाठक ने डीसी सेकेंड रैंक का पद हासिल किया है। टॉप 10 में 7 लड़कियां शामिल हैं। आपको बता दें कि 571 पदों पर निकाली गई थी बहाली। सिर्फ 472 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। 13% नतीजों को होल्ड पर रखा गया है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एमपीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है। 2019 एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी किया गया। सतना की प्रिया पाठक ने नाम रोशन किया है, टॉप किया है। आपको बता दें कि प्रिया पाठक ने नागौद का नाम रोशन किया है। प्रिया के पिता शासकीय स्कूल में प्राइमरी टीचर है। प्रिया पाठक ने डीसी सेकेंड रैंक का पद हासिल किया। टॉप 10 में 7 लड़कियां शामिल हैं। 571 पदों पर निकाली गई थी बहाली। सिर्फ 472 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। 13% नतीजों को होल्ड पर रखा गया है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी किया। सतना की प्रिया पाठक बनी टॉपर। प्रिया पाठक ने नागौद का नाम रोशन किया है, उन्होंने टॉप किया है। आपको बता दें कि प्रिया के पिता शासकीय स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं और प्रिया पाठक ने डीसी सेकेंड रैंक का पद हासिल किया है। बताते चले कि टॉप 10 में 7 लड़कियां शामिल हैं और 571 पदों पर बहाली निकाली गई थी, जिसमें से सिर्फ 472 पदों के लिए ही रिजल्ट जारी किया गया है। यानी कि अभी भी 13% नतीजों को होल्ड पर रखा गया है, जिसका इंतजार अभी भी बाकी है। लेकिन अभी जो रिजल्ट सामने आया है उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी प्रिया पाठक ने दी है। ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रिया पाठक ने नाम रोशन किया अपने परिवार और अपने क्षेत्र का। और ऐसे में अब प्रिया के परिवारजनों में खुशी की लहर है। आपको बताते चले कि टॉप 10 में 7 लड़कियां शामिल हैं। ऐसे में लड़कियों ने एक बार फिर परचम लहराया है। एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी किया गया। सतना की प्रिया पाठक ने नाम रोशन किया, टॉप किया है। बताते चले कि प्रिया के पिता शासकीय स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं और साथ ही साथ प्रिया पाठक ने डीसी सेकेंड रैंक का पद हासिल किया है। टॉप 10 में 7 लड़कियां शामिल। और आइए सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी ज्ञान के पास। ज्ञान, क्योंकि टॉप 10 में से आप ऐसी व्यक्ति के पास हैं जिन्होंने टॉप किया है, नाम रोशन किया है नागौद का, प्रिया का। क्या कुछ उनके इस टॉप करने के पीछे उपलब्धि क्या कुछ बताई जा रही है, बात कीजिए। स्मिता, मैं बताना चाहूंगा कि सतना जिले का एक छोटा सा कस्बा है नागौद, जहां की ये रहने वाली बिटिया है प्रिया पाठक, जिन्होंने एमपीपीएससी 2019 में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। ये न सिर्फ नागौद के लिए बल्कि पूरे सतना जिले और समूचे विंध्य के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। सामान्य कैटेगरी से कोई लड़की इतने बड़े पद को हासिल कर लेना अपने आप में एक सामान्य वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का लहर है। मैं प्रिया जी मेरे साथ में हैं और प्रिया जी से जानते हैं। प्रिया जी, कैसा महसूस कर रही हैं? सर, बहुत अच्छा लग रहा है जब से रिजल्ट आया है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। कब जानकारी मिली आपको इस रिजल्ट के बारे में? सर, एक्चुअली रिजल्ट जो है वो 11:30 के आसपास आया था रात में, और मैं सो रही थी और उसी समय पे फोन बहुत वाइब्रेट हो रहा था। तो फिर मैंने चेक किए मैसेजेस, तो उसमें था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर फर्स्ट रैंक और इस तरह के मैसेजेस थे। तो फिर मैंने पीडीएफ देखा रिजल्ट का, और उसमें फिर अपना नाम देखा, दोबारा देखा, रोल नंबर देखा, फिर कैटेगरी देखी, फिर वापस देखा, क्योंकि फर्स्ट में था तो थोड़ा मतलब भरोसा नहीं हुआ। स्टेट जो सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, कंपटीशन बहुत होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा शॉकिंग तो था कि पहले नंबर पे रैंक आना। तो फिर रिजल्ट देखने के बाद मैंने फिर पेरेंट्स को बताया, और बीच में शाउट निकल गया मेरे मुंह से थोड़ा, तो पेरेंट्स जाग ही गए थे तब तक। फिर मैंने उन्हें रिजल्ट बताया, तो फिर दोनों बहुत खुश हुए। थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था, और फिर कोई सोया ही नहीं।
नहीं नहीं, ये जो पूरी सफलता है, ये जितना बड़ा संघर्ष है 2019 से, किन कारणों से ये रिजल्ट डिलेड रहा है और काफी लंबे समय से इसका इंतजार रहा होगा आप लोगों को। तो वो इंतजार का समय जो था 2019 से लेकर 2023 का, अब तो 24 आने वाला है 4 दिन के बाद में, तो वो ये इंतजार कैसा रहा? सर एक्चुअली जब क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वही प्रोसेस ही बहुत लंबा है, प्रीलिम्स है, देन उसके बाद कुछ टाइम बाद मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो प्रोसेस ही 1.5 साल का होता है। और इस बीच में अगर रिजल्ट डिले हो रहे हैं तो थोड़ा डिमोटिवेशन लगता है। और हमेशा ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जो एग्जाम प्रोसेस आपने स्टार्ट की है वो एक बार एंड हो जाए, देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप का सोचें। तो मेरे साथ भी यही था कि क्योंकि 2019 का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट अटक गया, मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद भी प्रक्रिया नहीं चली है। तो इस बीच में फिर नेक्स्ट जो एग्जाम थे वो मैंने दिया, 20 का भी दिया, 21 का प्रीलिम्स भी दिया। तो इस बीच में बस ये एक थोड़ा मोटिवेशन, फैमिली का थोड़ा सपोर्ट होता है कि 2019 का क्योंकि अगर एग्जाम दिया है तो कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा, तो एक वो होप हमेशा ही रही है जब से एग्जाम दिया है। और फाइनली कल ये जो 2019 की जर्नी जो 12 जनवरी को शुरू हुई थी वो फाइनली कल कल्मिनेट हो गई है। तो अच्छा, स्मिता, एक मैं बताना चाहूंगा इस बीच में एक मुद्दा है कि 2019 का ये रिजल्ट था जो आज ये इतना बड़ा शुभ समाचार आया है, इससे पहले 2020 का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है और 2020 के चुनाव में पूरे स्टेट में सेकंड रैंक लेके इनको ऑलरेडी डीएसपी का पद मिल चुका है। तो अब हालांकि उसके भी ज्वाइनिंग का टाइम फ्रेम नहीं आया था, इसी बीच में ये जो है 2019 का आ गया। तो अब पहले वो सेकंड रैंक लेके डीएसपी थी और अब शायद अब प्रशासनिक सेवा तरफ जा रही हैं। इस फर्क को किस रूप में देखती हैं प्रिया जी? मुझे ऐसा लगता है सर कि अब सिविल सेवा की परीक्षा में चयन होना ही एक बड़ी बात है। और जैसे कि उप जिला अधीक्षक का पद है या उप पुलिस अधीक्षक का पद है, तो ये बहुत अच्छे रेप्यूटेड पद हैं यहाँ पे। तो मुझे जब डीएसपी में भी सिलेक्ट हुआ था तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सडनली आप अपना नाम देखते हैं लिस्ट में, कोई भी पोस्ट हो, मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन अब जो रिजल्ट है उसमें तो क्योंकि प्रायोरिटी डेप्यूटी कलेक्टर था, हालांकि अगर डीएसपी रिजल्ट नहीं आता तो डीएसपी रहकर भी मैं अपनी पोस्ट को जस्टिफाई करती, पर अब क्योंकि 2019 का रिजल्ट आ गया है और रैंक भी अच्छी आ गई है, डेप्यूटी कलेक्टर का पद भी मिल गया है, तो अब वो थोड़ा सेटिस्फाइंग ज्यादा है। ये जो एजुकेशन का पूरा दौर है, सतना के यहाँ नागौद के ही नवोदय विद्यालय से इनका पूरा एजुकेशन हुआ, उसके बाद इन्हें ग्रेजुएशन के रूप में बायोटेक्नोलॉजी में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से किया, उसके बाद ये मास्टर्स के लिए इंदौर गई, वहीं पे आपने कोचिंग भी की। तो ये एजुकेशन कैसा रहा, एजुकेशन का पूरा दौर कैसा रहा, कहाँ कैसा सब पाती है? एजुकेशन जो है मेरी यहाँ से ही हुई है, जैसा आपने बताया भी, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो यहाँ से हुई। लकीली टीचर्स बहुत अच्छे थे और मुझे तो ऐसा लगता है कि KG1 से लेके कॉलेज लेवल तक जो भी मुझे टीचर्स मिले हैं, प्रोफेसर्स मिले हैं, वो बहुत एक सपोर्टिंग रहा है उनका जो नेचर है, तो उसकी वजह से हमेशा एक मोटिवेशन रहता था साथ में। और इसके साथ ही सर मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है, तो मुझे लगता है कि आज जिस रूप में मैं शेप हुई हूँ उसका, उस इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी अगर देखा जाए तो वो 7 गोल्डन ईयर्स थे लाइफ के जो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में बिताए हैं, तो एक वो जो है उनको मैं बहुत श्रेय देना चाहूंगी, सारे नवोदय विद्यालय परिवार को, सारे टीचर्स को, और बस सर। बिल्कुल ज्ञान, क्योंकि प्रिया के माता पिता भी बगल में बैठे हुए हैं और जिस तरह से बेटी को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, खुशी माता पिता को भी काफी होगी। मैं चाहूंगी कि उनसे बात करें, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है ये जानने की कोशिश करें। नहीं, उनसे बात करें। उनके स्मिता, मैं बताना चाहूंगा कि इनके जो फादर हैं वो भी स्वयं गवर्नमेंट टीचर हैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही प्रिया बिलोंग करती हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये माना जाए कि घर से ही इनकी शिक्षा जो सुदृढ़ हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो बैकबोन है वो पेरेंट्स की रही है। और हमारे साथ उनके फादर हैं, एक मिनट उनसे बात करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जब से रिजल्ट आया है बड़ी खुशी हो रही है। और बिटिया थोड़ा सा बचपन से ही एक अलग उसका सिस्टम था पढ़ने लिखने का, उसके तौर तरीका जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करना, ये शुरू से आदत थी उसकी। हाँ, हमने देखा कि KG1 KG2 जब से शुरुआत की पढ़ाई की
उसी समय से। इसके समय में 2007 में 5वीं बोर्ड था, उसमें जो है जिले में पहला स्थान आया इनका। सरस्वती शिशु मंदिर ये नागौद में पढ़ती थी, जी पहला स्थान आया जिले में अपने सतना में। इसके बाद ये नवोदय चली गई, नवोदय का भी बड़ा अच्छा पढ़ाई लिखाई की रूपरेखा रही जी और वहीं की देन है। इसके बाद चूंकि जागरूक तो थी पढ़ने में ये, इसको कभी हमको कहना नहीं पड़ा, यही कहना पड़ा कि बेटा आप बंद कर दो, अब रख दो, चलो अब सो जाओ। अब हम खुद बोलते थे, ये किताब अपने मन से नहीं रखती थी। तो हमको लग रहा था कि भगवान कभी न कभी इनको किसी न किसी रूप में सफलता देगा, और वो आज सफलता प्रभु ने दिया। प्रभु का आशीर्वाद जो है और सब लोगों का इसमें एक लंबा इंतजार हो गया 2019 के से अभी तक का, है ना। वो उस इंतजार में जो है सबसे बड़ा बैकबोन सपोर्ट आप लोगों ने मॉरल प्रोवाइड किया होगा, और जिससे ही प्रिया आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। उस सपोर्ट आप ही लोगों के सपोर्ट से तो यहाँ तक पहुंच पाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक समय बीच में जब परीक्षाएं थोड़ा सा डिले हो रही थी इसकी, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, फिर नए फिर से रिजल्ट बनता है, फिर कहीं ऐसा स्थिति बन जाती है कि दोबारा से फिर से परीक्षाएं सबकी होंगी। तो थोड़ा सा वो जो दौर था बड़ा अटपटा था, उसमें बच्चे भी हतोत्साहित हो रहे थे। बिटिया भी आए दिन पापा क्या होगा, आगे क्या होगा। हमने कहा प्रभु कृपा करेंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। प्रभु ने सब कुछ साफ कर दिया और अच्छे रैंक के साथ बिटिया ने सफलता हासिल की। मुझको बहुत बड़ी खुशी है सर इसमें। जी जी, हमारे साथ प्रिया की माता जी भी हैं। माँ जो है सबसे पहली टीचर होती है। ये कहा जाता है कि जो माँ होती है, प्रथम शिक्षक जो है किसी बच्चे की, वो माँ होती है। तो आप उस चीज को किस रूप में देखती हैं? कितना प्रसन्न हैं आप? मैं बहुत ही खुश हूँ। 11 बजे रिजल्ट आया, उस समय मैं सो नहीं रही थी, बैठी हुई थी। तो जैसे ही आया तो खुशी से ये लिपट गई, रोने लगी। तो मेरे को भी रोना आ गया। तो फिर मैंने कहा कि बेटा चलो अच्छा आया, और इसी तरह अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ना, और जिस पद पर हो वो अच्छे से सेवा करना, पद पर रहकर। बस यही बचपन से कैसी रही है प्रिया है आपकी? बहुत अच्छी रही है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी रही है। और जो मैंने प्राइमरी में मैंने ही इसको पढ़ाया है, दोनों लड़कियों को अपने। हाँ, मिडिल क्लास तक मैंने ही पढ़ाया, टेस्टों में भी मैं ही योगदान है मैंने, और अच्छे नंबरों से पास होती रही है। हाँ, 8वीं तक। बस तो स्मिता, आप ये देख सकती हैं कि पूरे घर के अंदर अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मतलब लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, बधाइयों का तांता लगा है। बहुत सा समय इंपॉर्टेंट मांगकर हमने इनको रोक रखा था कि एनडीटीवी से बात करें, और लगातार मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटे से कस्बे से निकलकर इतने बड़े मुकाम को हासिल करना एक न सिर्फ इनके लिए बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, उस पूरे परिवार के लिए, इस पूरे विंध्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें था। बिल्कुल ज्ञान, ये काफी बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं चाहूंगी कि आप प्रिया से ये भी पूछे कि आखिर कितना समय वो पढ़ाई में देती थी, क्योंकि जब सिविल की पढ़ाई की बात आती है तो फिर ये सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि आखिर कितनी देर तक हम पढ़ेंगे। आखिर प्रिया ने कितनी मेहनत की, कितना समय लगाया पढ़ने के लिए, कितने सालों की ये मेहनत रही है? जी जी जी, प्रिया मैं जानना चाहूंगा, अब चूंकि आप एक रोल मॉडल बनेगी बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन बनेंगी, तो कितने आवर्स आप स्पेंड करती थी, या आपका जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी इस पूरे एजुकेशन पैटर्न में था, कैसा क्या अडॉप्ट करती थी, कैसा क्या चीज? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप नंबर ऑफ आवर्स के बारे में आप सोचते ही नहीं है पहली बार। और जहां तक एक एवरेज जितना मैं कहूंगी तो एवरेज 6 से 7 घंटे मुझे लगता है कि बहुत है एमपीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप डेडिकेटेडली डेली पढ़ रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक 6 से 7 आवर्स बहुत हैं। और क्योंकि जो प्रिपरेशन होती है तो शुरू में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्योंकि इनिशियली सिटिंग की हैबिट नहीं होती है, तो उसमें 2-3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे फिर आप 4 घंटे में भी पहुंच जाएंगे, 6 घंटे भी पढ़ने लगेंगे। जैसे एग्जाम अप्रोच होगा वो 10 से 12 घंटा भी हो जाता है। तो ये फिर आपकी कैपेसिटी पे भी थोड़ा डिपेंड कर जाता है।
तो आई थिंक कुछ ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम के पहले, मतलब ऐसा होता था कि जस्ट पहले जैसे प्रीलिम्स अगर अप्रोच हो रहा है तो 1 महीने पहले 8 से 10 घंटा मैं पूरा इन्वेस्ट करती थी पढ़ाई में, कि मैं कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हूं, मैं किसी और चीज में फोकस ना रहूं, एग्जाम में ही फोकस रहूं। तो मुझे लगता है एक फोकस, हार्डवर्क के साथ साथ आपको एक पेशेंस लेवल भी थोड़ा रखना है और घबराना नहीं है एग्जाम के टाइम पे। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मुझे घबराहट होती थी, आई यूज्ड टू कॉल माय फादर एंड ही वाज लाइक कि ऑलवेज you had made us proud and also you will do the same, we are proud of you, we have faith in you। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत अच्छा लगता था सुन के, बहुत अच्छा फील होता था, और वो आई थिंक ऐसी बातें आपको बहुत मोटिवेट भी करती हैं। जो स्टूडेंट्स अभी जिनके लिए आप एक रोल मॉडल बनेंगी, जो आपके साथ बहुत सारे लोग कलीग्स रहे होंगे जो वहाँ पढ़ रहे होंगे, आपके जूनियर से, आपकी सिस्टर जो है वो भी पढ़ रही हैं, जी जी है ना? जी। तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ दे शुड प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशंस, और कैसे उनको लिए आप पाथ ऑफ सक्सेस बताना चाहेंगे? पाथ ऑफ सक्सेस सर मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले अपने गोल को बहुत क्लियर रखें, और अगर सिविल सर्विसेज की तरफ आपने अगर अपना रुझान किया है, एक तो पहले बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि पेशेंस और हार्डवर्क के साथ साथ इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको एक पेशेंस, होप, फेथ, ये सब आपको चाहिए। वही आपको लंबे समय तक सस्टेन करके रख सकता है। अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं पर अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वो आई थिंक वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो मैं कहूंगी कि पहले अपना गोल बहुत क्लियर रखें, और अगर आपने ये एक बार सोच लिया है कि यही करना है तो फिर पीछे नहीं हटना है। अपने ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है, निरंतर मेहनत करनी है। अगर अटेम्प्ट्स में कुछ चूक भी हो जाती है, अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं, वेट फॉर अनदर अटेम्प्ट। आप डबल हार्डवर्क के साथ आप अगला अटेम्प्ट दें, तो मुझे लगता है कि सक्सेस जरूर मिलती है। एग्जाम ऐसे ही सब निकालते हैं, हार्डवर्क से ही निकालते हैं। अगर आप उतना हार्डवर्क कर रहे हैं, उतना कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक दिन एग्जाम जरूर निकलता है। और होप नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर भरोसा बिल्कुल बना के रखना है लास्ट तक। लैंग्वेज कोई इशू मानती हैं आप एजुकेशन? सर एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है, मैं यही कहूंगी। और जहां तक मध्य प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा की बात है, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम जो है, बहुत मेजोरिटी में हिंदी मीडियम के छात्र हैं। ज्ञान, एक तो सवाल मैं चाहूंगी वो कि सब आप प्रिपेयर ये भी पूछें करते प्रिया हैं, से कि आखिर लिस्ट में भी इंटरेस्ट उनका नाम कौन आता से है। विषय में खास तौर पर उनका रहा है, क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन अब वो सिविल में क्योंकि परीक्षा में आएगा, तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो उसमें कैसे उन्होंने इंटरेस्ट बांधा, और जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए क्या कुछ किया? आपने प्रिया ये जानना चाहूंगा कि आपने जो प्रिपरेशंस की थी, प्रीलिम्स की, मेंस की, जी। उनमें जो सब्जेक्ट्स का चयन किया था वो किसी से प्रेरित होकर किया था, या सेल्फ आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट था जिससे आपने उनको परस्यू किया? किन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया आपने? सर एक्चुअली एमपीपीएससी में सिलेबस पूरा सेम होता है हर एक कैंडिडेट के लिए। आपको सब्जेक्ट चूज नहीं करना है, जो सिलेबस में है सभी स्टूडेंट्स को सेम पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो वही कॉमन सब्जेक्ट्स है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देन उसके बाद आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है ह्यूमैनिटीज के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, अभी जो नए इसमें ऐड हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी को ही पढ़ने पड़ते हैं। और फिर निबंध है, और उसके बाद हिंदी का पेपर है। तो यहाँ जो लैंग्वेज है इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 2 पेपर हिंदी में ही है। निबंध भी हिंदी में लिखना है, और फिर हिंदी का एक पेपर भी होता है। हाँ, बाइलिंगुअल नहीं है सर उसमें, ऐसे बाइलिंगुअल नहीं है, हिंदी में ही लिखना है ऐसे भी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, राइट फ्रॉम द ग्रेजुएशन पार्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन प्रिपरेशन, आपका किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका सबसे स्पेसिफिक इंटरेस्ट था आपका? सर मेरा इंटरेस्ट जो था, स्ट्रेंथ क्या थी आपकी? स्ट्रेंथ क्या मानी? यस सर एक तो मुझे सारे सब्जेक्ट ही बहुत पसंद थे। गुड। और जहां तक थोड़ा जो एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ने वाली बात है, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है। पॉलिटी जो बिल्कुल ज्ञान, यहाँ पर एक सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। टॉप 10 में जो शामिल लोग हैं उसमें से 7 लड़कियां शामिल हैं, और प्रिया भी एक लड़की है, और प्रिया के साथ साथ 6 और लड़कियां इस टॉप 10 में शामिल हैं। तो ऐसे में इसको किस तरह से देखती हैं? कितना खुशी की बात है ये? जी जी बिल्कुल प्रिया, एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज और भी एक सामने आई, रिजल्ट्स जब आए जो है, मतलब नॉट सिर्फ आपने टॉप किया बल्कि टॉप 10 जो लोग हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें 7 लड़कियां हैं। मतलब एक तरफ आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा समाज लड़कियों के प्रति एक
कहीं ना कहीं सेकंड ओपिनियन रखता है, मतलब इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता खुले दिल से, जी, जी। है ना। और वहां पर जाके टॉप 10 में अगर 7 लड़कियां हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज को आप गर्ल्स के लिए मोटिवेशन को, इस पर्टिकुलर चीज को कैसे देखती है? बहुत खुशी होती है सर, क्योंकि प्रिपरेशन सब करते हैं, चैलेंजेस प्रिपरेशन में लगभग सबके लिए इक्वल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लड़कियों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो एक टाइम बाउंडेशन होता है लड़कियों के साथ, कि एक टाइम कर दी जाती है कि अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप इतने समय तक प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज फिर मैरिज और लाइफ प्रोसीड। तो एक ये चैलेंज मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा होता है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, और मुझे लगता है इस प्रेशर की वजह से लड़कियां और ज्यादा पढ़ती भी हैं और बहुत अच्छा करती भी हैं। परिवार में आप बड़ी लड़की हैं, ब्राह्मण परिवार की बिटिया है ना। और ब्राह्मणों में वैसे भी लड़की जो है, जो बड़ी लड़की होती है, माता पिता एजुकेशन से ज्यादा जैसे ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन पे आती है तो सबसे पहले उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इन मुद्दों पर किस प्रकार से आपने सामना किया और फैमिली ने कैसे सपोर्ट? ऐसा तो नहीं रहा सर, सपोर्ट तो हमेशा रहा है, बस हाँ, क्योंकि प्रोसेस एक लंबी चली जाती है तो एक सेकंड थॉट्स आने लगते हैं पेरेंट्स को भी, क्योंकि वो इस माहौल में रह रहे हैं, आसपास उन्हें सुनने भी सेम मिल रहा है, तो एक वो थोड़ा सेकंड थॉट्स बीच में आ जाता है। कई बीच में ऐसी बात भी आई, उन्होंने बोला कि लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आप पढ़ते रहना। तो मैंने इसमें कहा भी था कि बस मैं आपसे कुछ और डिमांड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ समय की डिमांड कर रही हूँ, आप मुझे समय दें, मैं कुछ कर लूं पहले, उसके बाद मैं बिल्कुल पूरा सुनूंगी आपका। तो बस, और मैंने एक बार ही बोला है और बस हो गया, फिर इनका सपोर्ट आज तक बना ही हुआ है। नहीं, बिना फैमिली सपोर्ट के, तो स्मिता आप देख लें कि जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो, एक प्राउड चिल्ड्रन के रूप में इनके फादर से सुबह से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि प्रिया एक घर की बड़ी बिटिया है और उसने ना बल्कि एक परिवार का मुखिया होने का हमेशा एहसास कराया, और अपनी एक छोटी बहन है, उनसे प्रतिभा है, छोटा ब्रदर है, तो इन लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन के उभरी है स्मिता। ये बिल्कुल ज्ञान है कि ये भी सवाल जानना चाहूंगी कि आखिर चैलेंजेस और क्या क्या सामने आए प्रिया के सामने, और क्योंकि जब पढ़ाई करता है कोई, सिविल की प्रिपरेशन करता है, तो सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा मनोरंजन का स्रोत आखिर क्या रहा है, और उस दौरान खाली समय में क्या क्या करती थी? प्रिया, ये पूरा जो एजुकेशनल पैटर्न का सिस्टम था, राइट फ्रॉम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 19 की प्रिपरेशन, फिर 20 के लिए आपने प्रिपेयर किया, तो अपार्ट फ्रॉम जो जैसे आपके फादर ने कहा कि हर जगह आपने नंबर 1 रही, सब कुछ किया, तो इसमें बीच में मतलब मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस ना आए होंगे, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए, सारी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जहां कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं, चीजें टफ एंड है, उसमें एट ईज किया होगा, तो क्या चैलेंजेस आए इस पूरे पैटर्न के दौरान आपके? सब चैलेंजेस में ग्रेजुएशन तक तो कोई चैलेंज नहीं है, बस 12th पास किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में आ गए, बेसिक एजुकेशन, और उसी दौरान मैंने सोच लिया था कि सिविल सेवा की परीक्षा देनी है, और इस लिए फिर मैं प्रिपरेशन करने लग गई। और इस प्रिपरेशन के बीच में सर मैंने जो तैयारी शुरू की है वो यूपीएससी प्रिपरेशन से शुरू की है एक्चुअली, और ऐसा नहीं है सर कि मैं हमेशा जो भी मैंने परीक्षा दी है मैंने उसमें टॉप भी किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं फेल भी हुई हूँ। यूपीएससी का जो एक पहला अटेम्प्ट था, मैं आई कुडंट क्लियर इवन द प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स भी मेरा उस टाइम पे नहीं हुआ था क्लियर। तो उस समय पे मुझे जरूर ऐसा लगा कि मैं क्योंकि ऐसा होता है सर कि व्हेन यू आर गुड इन एकेडमिक्स सो यू आर नॉट दैट गुड इन हैंडलिंग फेलियर्स, तो मुझे ऐसा लगता था कि उतना नहीं मैं वो कर पा रही हूँ उसको। लेकिन सर अगर हम इस चीज को थॉट दें कि अगर आप फेलियर को भी अपना एक मोटिवेशन बिल्कुल बना सकते हैं, तो वही एक मुझे लगता है एक मोटिवेशन रहा कि आप इसमें फेल हो गए हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम में आप फेल नहीं हो सकते। उसको अपना एक मोटिवेशन मैंने, हाँ, उसको मैंने रखा था कि फेल हो गए, अच्छी बात है, उसको हम मोटिवेशन के तौर पर लेते हैं, और जो इसका 2019 का अटेम्प्ट है उसे अच्छे से देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर प्रिया एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन की बात कहती हुई नजर आई कि अगर आप फेल होते हैं तो उससे हताश होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको मोटिवेशन के तौर पर लेना है, और इसी मोटिवेशन को मैं चाहूंगी कि हमारे देश के हर बच्चे लें और इसी तरह से अपने घर परिवार वालों का नाम रोशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहरहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिया को एनडीटीवी एमपीसीजी की टीम की पूरी तरफ से, और चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से और तरक्की करें और अपने परिवार वालों का नाम और रोशन करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जुड़ने के लिए।